अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट में हमेशा हम आपकी बातचीत कराते हैं मुख्तलिफ़ अहम बैनुल-अक़वामी और मकामी शख्सियात के साथ, और उनका जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में बातचीत करते हैं। पॉलिटिशियन से भी बात करते हैं, एकेडमिशियन से भी बात करते हैं, और वो लोग जिन्होंने किसी शोबा में बहुत अहम किरदार अदा किया होता है उनसे भी बातचीत करते हैं। और इसके अलावा ऐसी शख्सियात जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई किरदार अदा कर रही होती हैं उनके साथ भी उनके फील्ड के हवाले से बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ है लेकिन अमेरिका में अपना मकाम बनाया और अमेरिका की माशी, तजारती और सियासी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज साजिद तारड़ साहब वाशिंगटन DC से, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मुशीर भी रहे हैं और उसके अलावा फाउंडर हैं मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है उसमें अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से। तो साजिद तारड़ साहब से बात करेंगे उस अहम तरीन एक्सरसाइज के बारे में जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी होती हैं, यानी अमेरिकन इंतखाबात। साजिद तारड़ साहब, अमेरिकन इंतखाबात में चंद हफ्ते बाकी हैं और अगले चंद हफ्तों के बाद अमेरिकन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है हो चुका होगा। ये इलेक्शन जो है कुछ अजीब व गरीब हालात में हो रहा है। इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले अचानक जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त और वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं अगली टर्म के लिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो बीमार भी हो गए और अब सुना कि वो एक मरतबा फिर जो है सेहतयाब होकर फील्ड में हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि दुनिया भर में अमेरिकन इलेक्शन को बड़ी तवज्जो से देखा जाता है। पोल्स होते हैं, प्रेडिक्शंस होती हैं, सर्वे होते हैं, एनालिसिस होते हैं। डायरेक्ट सवाल आपसे ही पूछूंगा कि इस मरतबा जो इलेक्शन हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल, उसमें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है? और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप का पलड़ा भारी है तो क्यों वो समझते हैं आप कि वो सबसे आगे जा रहे हैं, और किस तरह से आप समझते हैं कि उनकी लीड जो है वो बाकी अपने जो मध्य मुकाबले हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा है? जी तारड़ साहब। जी चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया और खासकर ये बाकी अमेरिकन इलेक्शन पूरी दुनिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2016 से 2015 से अटैच हूं उनके साथ। एक तो सबसे बड़ी उसकी वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट, वो इज नॉट अ पॉलिटिशियन, एक एवरेज बिजनेसमैन, एंटी पॉलिटिकल करेक्टनेस। और दूसरा सबसे बड़ी मैं ये जो मैं कुछ चीजें आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है। कोई भी सिस्टम जब दुनिया में क्रिएट किया जाता है, जब उसको रिफॉर्म ना करें तो उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे मसला ये था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 16 रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को पिछली दफा कंपीट करके उन्होंने टिकट लिया और सामने आए। वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे और अपना मैंडेट डिलीवर करते रहे। अब ये सिर्फ फिनोमेना यहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया में हुआ है। ये यहां से निकले आप अमेरिका से तो ब्रेक्सिट में हुआ, उसके बाद मैक्रा फ्रांस में, अरब स्प्रिंग, उसके बाद मोदी साहब, फिर खान साहब। लोग अब ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से बेजार हो चुके हैं। वो ये काम करते हैं मुसलसल के ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और हेल्थ पे। ये तीन एक यूनिवर्सल इश्यूज हैं, इन पे तकारीर करते हैं, उसके बाद हाइबरनेशन में चले जाते हैं या करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब लोगों का एक तो उसके खिलाफ रिएक्शन था, दूसरा मौरूसी सियासत। यहां भी कैनेडी का नाम और बुश का नाम, पाकिस्तान में भुट्टो का नाम, इंडिया में गांधी का नाम। लोग अब इन चीजों से बेजार हो चुके थे। लोग अब किसी ऐसे इंसान को पिक करना चाहते थे जो कि एक एवरेज इंसान हो, जो अपनी जो उसके दिल में दिमाग में जो चीज आती है उसको फौरन कहे, बजाय कि पॉलिसी बनाने से पहले पोल कराए और उसके बाद पॉलिसी इम्पोज करे। डोनाल्ड ट्रंप इज आंसर फॉर दैट। और सबसे मेरी बड़ी वजह यही थी कि मैं अपने आप को एक तो सबसे पहले आई कंसीडर माई सेल्फ पोलिटिकल साइंटिस्ट। मैंने सारी जिंदगी पोलिटिकल साइंस को पढ़ा। मैं 2 दफा लॉ स्कूल में गया। तो चौधरी साहब, मैं समझता था कि दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी एंड दैट्स व्हाई आई सपोर्टेड डोनाल्ड ट्रंप इन 2016। और उसकी वजह से मैं समझता हूं मुझे अमेरिका में, पूरी दुनिया में काफी रिकग्निशन हुई। मैं फर्स्ट पाकिस्तानी, फर्स्ट मुसलमान हूं जो आज तक रिपब्लिकन कन्वेंशन में जिसने डायरेक्टली स्पीच दी और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन में मुझे स्पीच दी मैंने। तो मेरे ख्याल में इस तरह के एजाज़ात मुझे हासिल है, लेकिन ये सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी में ही पॉसिबल है। अगर मैं मजीद आपको बताना चाहूं तो बॉबी जिंदल और निक्की हेली दोनों स्टेटों के गवर्नर रह चुके हैं, दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, दोनों रिपब्लिकन हैं। तो इसकी वजह ये थी, दैट इज द रीजन। और दूसरा जो एक लास्ट पॉइंट में जो अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने अमेरिकन ड्रीम को खरीदा है, अमेरिकन ड्रीम बाय किया है। अमेरिकन ड्रीम जो इटसेल्फ है वो रिपब्लिकन फिलॉसफी है,
मैं इंटाइटलमेंट्स के लिए और सोशलिज्म के लिए अमेरिका में नहीं आया था, सही। बल्कि हर इमिग्रेंट जो यहाँ आता है वो कंपैरेटिव मार्केट प्लेस में आके मेहनत करके तरक्की करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन ड्रीम एंड दैट इज व्हाट आई बॉट एंड दैट इज द रीजन आई सपोर्ट दैट। आप जरा अमेरिकन इलेक्शन के बारे में बताइएगा कि आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर, आप ठीक है आप रिपब्लिकन हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि सेकंड टर्म जो हैं वो ट्रंप साहब आसानी से जीत जाएंगे? और अगर आप समझते हैं कि आप इस बात से एग्री करते हैं तो फिर वो कौन सी रीज़न है जिसकी बुनियाद पर आप समझते हैं कि वो जीत जाएंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास अकॉम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट मौजूद है। अब वो मैं लिस्ट थोड़ी सी गिनवाना चाहूंगा आपको। डोनाल्ड ट्रंप साहब अनएम्प्लॉयमेंट को 3.4% तक ले गए, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफा हुई। मेड इन अमेरिका पे बिलीव करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज चाइना चोरी करके, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 1-2 दफा कहा अपनी तकारीर में कि चाइना अमेरिका के पैसों से बना है, और दर हकीकत ये बिल्कुल सच है कि चाइना अमेरिका के पैसों से बना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की थेफ्ट होती रही। आज तक किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के अंदर इतनी जरूरत नहीं थी कि चाइना की आंखों में आंखें डाल के दे सके, बल्कि बराक ओबामा साहब की वीक फॉरेन पॉलिसी थी, उसका फायदा चाइना ने उठाया। वो साउथ चाइना सी में चला गया, रशिया, क्रीमिया, यूक्रेन में चला गया, सीरिया में जाके उन्होंने नेवल बेस बना ली, आपकी उन्होंने सी पैक बना के पूरे रीजन को उन्होंने लपेट में लेने की कोशिश की। ये सारी अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसीज ओबामा साहब की थी। तो ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब की टेबल पे था। ही इज एंटी वॉर प्रेसिडेंट। उन्होंने आज वो इराक की वार के खिलाफ थे, अफगानिस्तान की वार के खिलाफ थे, और वो हमेशा एम्बार्गो, सैंक्शंस और इकोनॉमी को यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो एक लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डिलीवर की, वर्सेस उनका जो कैंडिडेट है वो 50 साल से पावर में है। वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहा। उसने पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं की? उसने पुलिस डिफंडिंग इंडोर्स की, जिसका रिजल्ट आपको मैं बताता हूं कि न्यूयॉर्क में। ये बताइएगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके एक बड़ी लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की और उनकी अचीवमेंट्स की, लेकिन एक अमेरिकन शहरी होने के नाते 4 साल पहले जब मिस्टर ट्रंप जो थे प्रेसिडेंट बने थे, और आज का अमेरिका अगर आप समझते हैं कि वो बड़े कामयाब प्रेसिडेंट हैं, आज का अमेरिका 4 साल पहले के अमेरिका से कितना मुख्तलिफ है और क्यों मुख्तलिफ है? क्या डिलीवर किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने तब्दील किया है अमेरिका जो कोर्स ऑफ लाइफ है आम आदमी का, उसको तब्दील कर दिया है? देखिए, बैलेट के ऊपर प्री कोरोना चीजें होनी है। कोरोना के लिए पूरी दुनिया तैयार नहीं थी। कोरोना को अमेरिका की बदकिस्मती है कि जिस साल कोरोना आया उसी साल इलेक्शन थे और डेमोक्रेट पार्टी ने उसको पॉलिटिसाइज किया। मैं अब यहाँ पे आपके देखने वालों को ये बताऊंगा कि वुहान से ये कोरोना वायरस चला है। ये शंघाई और बीजिंग नहीं गया, न्यूयॉर्क पहुंच गया सीधा। इंडिया नहीं गया, नॉर्थ कोरिया नहीं गया, सीधा अमेरिका आ गया। इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। सबसे बड़ा फर्क इसमें यह है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मीडिया कवरेज है वो 92% एंटी डोनाल्ड ट्रंप है, और यहाँ पे खासकर डेमोक्रेट पार्टी जिसके पास फुकदान है मैंडेट का और लीडरशिप का, उन्होंने इसको कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक लाइव मैटर को एज ए पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इंतीफा जो उनका दूसरा एक विंग है, इस तरह का 1 बिलियन की प्रॉपर्टी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको जला दिया गया है हंगामों की शक्ल में। और अभी तक जहां डेमोक्रेट या सोशलिस्ट माइंड के मेयर और गवर्नर हैं, वो सिर्फ इकोनॉमी को अपनी स्टेटों को लॉकडाउन करके बैठे हैं 4 नवंबर तक, ताकि इसको भी एंटी ट्रंप यूज किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब प्री कोरोना में इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना को हैंडल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इनकी जगह कोई भी प्रेसिडेंट होता तो वो इसी तरह, बल्कि मैं ये समझता हूं जो बाइडन, वो तो अपनी बेसमेंट में बैठे रहते हैं ज्यादातर, वो बाहर ही नहीं निकलते। दिस इज नॉट हाउ यू रन द कंट्रीज। आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो चीयर लीडर होता है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब ने हॉस्पिटल से निकल के लोगों को बताया कि कोरोना से मत डरो, दवाइयां बन चुकी हैं, कोरोना को हम हैंडल करेंगे, लेट्स ओपन अप एंड लेट्स स्टार्ट द इकोनॉमी अगेन, वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद द कोरोना। तार साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, आप एक मुसलमान हैं, अमेरिका में एक बड़े बावकार तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं। आम तौर पर तासर ये पाया जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं उनका मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में रवैया जो है बड़ा मानदाना है, वो बड़ा मुतकबराना है। क्या आपने ये महसूस किया? और आप ये बताएंगे कि इस वक्त जो है मुस्लिम कम्युनिटी अमेरिका में रहती है, उसका ताल्लुक जिस मर्जी रीजन से हो, अरब से हो या वो साउथ एशिया से हो या जिस मर्जी रीजन से हो, वो उसका ट्रेंड जो है वो क्या ट्रंप साहब की तरफ है या क्या उनका ट्रेंड जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज का जवाब देना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट एंटी मुस्लिम।
उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप जो था वो सऊदी अरेबिया से शुरू किया था। ये इस चीज की मिसाल है कि मिडिल ईस्ट का पीस उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं इसका पॉइंट ये दूंगा कि 1.8 बिलियन मुसलमान पूरी दुनिया में आबाद हैं, उनको आप सिंगल आउट करके टेबल से नहीं उठा सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वाज बोर्न एंड रेज्ड इन न्यूयॉर्क। इस दुनिया का सबसे डाइवर्स सिटी इज न्यूयॉर्क। अब उसमें हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन एंटी ट्रबल मेकर थे। अब उन्होंने आईसिस को वाइप अप किया, उन्होंने ही वाज वेरी सीरियस अगेंस्ट आईसिस। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आईसिस के मुसलमान ज्यादा विक्टिम है। आज तक अलकायदा, तालिबान और आईसिस ने जितने मुसलमान मारे हैं उन्होंने और नहीं किसी को मारा। तो ये एक सर्टन माइंडसेट के खिलाफ थे, वो बल्कि होना चाहिए मेरे ख्याल में कि ये दहशतगर्द तंजीमें जिस तरीके से मुसलमानों को, इस्लाम को मैनिपुलेट करते हैं, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप वाज अ रिलीफ फॉर मुस्लिम्स। और दूसरा, पाकिस्तान यहाँ मुसलमानों के बाद मेरा जो पोर्टफोलियो इज अ ह्यूज पोर्टफोलियो मुस्लिम्स फॉर ट्रंप। उसमें सारे मुसलमान जो अमेरिका में बसते हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूं। और यहाँ ये बताना चाहूंगा कि 2016 में जितने मुसलमान सपोर्ट कर रहे थे उनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है। अब लोगों ने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी सिंसियर टू द कंट्री। और तीसरी बात, अगर अमेरिका स्ट्रांग होगा तो यहाँ के रहने वाले मुसलमान स्ट्रांग होंगे। अगर अमेरिका सेफ होगा तो यहाँ के रहने वाले मुसलमान सेफ होंगे। बल्कि अगर अमेरिका स्ट्रांग होगा दुनिया स्ट्रांग होगी। अमेरिका स्ट्रांग होगा तो दुनिया स्ट्रांग होगी, ये कहना है साजिद तारड़ साहब का। ये हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से और जो रोल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी है और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके बारे में साजिद तारड़ साहब से मज़ीद सवालात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी जो पॉलिसी है मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में किस तरह से है। साजिद साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि उनका रवैया मुस्लिम वर्ल्ड के साथ मानदाना नहीं है, लेकिन जब उन्होंने एज प्रेसिडेंट टेक ओवर किया तो सबसे पहले जो अहकाम थे जिन चंद मुल्कों पर उन्होंने पाबंदियाँ लगाई एंट्री के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, उनमें से शायद एक मुल्क ऐसा जो था नॉन मुस्लिम था, बाकी सारे मुसलमान मुल्क थे। इस तरह इस रवैये के पीछे जो है उनकी ये पर्सनल सोच है और उस पर्सनल सोच के नतीजे में जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें ये ख्याल पैदा होता है कि शायद अमेरिका जो कि एक फ्री वर्ल्ड है जहाँ पे जिसमें हर एक को वेलकम किया जाता था, उसमें दाखिले के लिए मुसलमानों पर ख़ास तौर पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। ऐसा है, आप समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि वो लिस्ट जो थी वो बराक ओबामा पीरियड में जनरेट की गई थी। और दूसरा उसका जवाब ये दूंगा कि वो बैन नहीं था, पॉज था। उसमें लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था until we figure out कि what is going on। तीसरी उसकी जो जवाब मैं देना ये चाहूंगा कि जो वो कंट्रीज में रोग गवर्नमेंट थी, उन कंट्रीज में लिबिया, इराक और ऐसे कई ममालिक थे जहां से डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। लेकिन अमेरिका इज बेस्ड ऑन इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इमिग्रेशन के हक में है, वो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग आए जो अमेरिकन वैल्यूज और अमेरिकन कल्चर के साथ एग्री करते हैं। जो मेरे ख्याल में अगर जो कोई इन चीजों से अमेरिकन वैल्यूज के साथ डिसएग्री करता है, अमेरिकन लॉ एंड ऑर्डर के साथ डिसएग्री करता है, मेरे ख्याल में उसको यहाँ आने नहीं चाहिए। इसमें बड़ा वैलिड पॉइंट है उनका। लेकिन बिल्कुल मुसलमानों पे दुनिया आज भी मुसलमानों को वेलकम किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इमिग्रेशन इज ओपन। इफ यू हैव अ स्ट्रांग डिग्री, इफ यू हैव अ स्ट्रांग एजुकेशन, रिगार्डलेस वेयर आर यू फ्रॉम, आप मुसलमान हैं, आपको अमेरिका वेलकम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। साजिद तारड़ साहब, बिल्कुल ठीक है, आपने ये बड़ा आपने ब्लंट जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने खुद कहा और ये एक हकीकत है कि अमेरिका इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। लोग आते हैं किस्मत आजमाई के लिए, फिर वो अमेरिकन जो है वो लाइफस्टाइल इख्तियार करते हैं तो फिर अमेरिका के शहरी बन जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो एंटी इमिग्रेंट्स हैं और उनके जो रवैये हैं, उनके जो बयानात हैं, वो शायद जो इमिग्रेंट्स हैं उनको फॉर्चून सीकर कहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो आके अमेरिकन वैल्यूज़ को ख़राब करते हैं, हालांकि अमेरिका को खुद इमिग्रेंट्स ने बनाया। तो ये रवैया जो है वो उसको कहा जाता है कि शायद जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और जो बेसिक डाइवर्सिटी पर बेस करती है अमेरिकन सोसाइटी, उसके जो उसकी बेसिस है, उसकी बुनियाद है, उसके खिलाफ है। इसमें चोर साहब मैं इसका जवाब ये दूंगा कि आपको शायद ये पता होगा कि अमेरिका में डीवी वीजा एक आता है, डाइवर्सिटी वीजा, जिसमें आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। चाहे आप दो आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते, आपको फिर भी वीजा दिया जाएगा। आपकी इतला के लिए अर्ज है, कोई साल भी इमिग्रेशन ने डीवी वीजा की लॉटरी निकाली है, कोई पॉलिसी इस तरह चेंज नहीं हुई। हाँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह मैंने बताया है कि वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे ड्रग डीलर्स के लिए,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए और टेररिज्म के लिए, और आज भी करते हैं, और मैं भी करता हूं, इन चीजों को कंडेम करता हूं। हमारे सदर्न बॉर्डर पे मैक्सिको से, वहां से ड्रग कार्टेल्स आते हैं, ड्रग गैंग्स आते हैं। हमारे अमेरिका में इस वक्त ड्रग्स का प्रॉब्लम है हर शहर में, वहां से ड्रग्स आती हैं। इन चीजों के मैं भी खिलाफ हूं। और दूसरा, कोई भी अगर आके अमेरिकन इमलाक और अमेरिकन जान के खिलाफ है, अल्टीमेटली अमेरिका हैज अ राइट टू डिफेंड, especially America, president of the country, he has obligation and duty to protect the property of Americans and Americans' life, and every American's life. So साजिद तारिक साहब, ये बताइएगा कि जो रिसेंट एक जिसका आपने जिक्र भी किया और बहुत बड़ा मीडिया में, दुनिया भर के मीडिया में, वो जॉर्ज फ्लॉयड का जो वाक़या है, उसके बाद दुनिया में बहस होती है, बहस होती रहती है, हो रही है। उसके नतीजे में, उस वाक़े के नतीजे में फसादात हुए अमेरिका में। इससे पहले भी गुज़श्ता 4 सालों में अमेरिकन सोसाइटी जिसमें इस तरह के रवैये बहुत कम पाए जाते थे, अब यूँ लगता है कि वहाँ जो काले हैं, जो ब्लैक पॉपुलेशन है, उनको बड़ा मार्जिनलाइज किया जा रहा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं, उनकी पॉलिसी ये है कि ये सिर्फ गोरों का मुल्क है, एंग्लो सेक्सन जो रवायती गोरा था, उसके अलावा किसी को इस मुल्क में रहने का, पनपने का, तरक्की करने का हक हासिल नहीं है। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है ट्रंप साहब के बारे में। देखिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। जो फ्लॉयड साहब जहां उनकी वफात हुई, वहां का गवर्नर डेमोक्रेट था, वहां सिटी का मेयर डेमोक्रेट था, वहां का अटॉर्नी डेमोक्रेट था। प्रेसिडेंट साहब ने उनके घर में कॉल करके उनको कहा कि आई विल हेल्प यू टू सीक जस्टिस। इसके बावजूद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियों को आग लगाई गई। अब मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपको शायद कुछ लोगों के नाम याद पता भी नहीं होंगे। एक खातून है, उनका नाम है जेनी डर्कन, वो सियाटल की मेयर हैं। उन्होंने सियाटल जो है वो ड्रग डीलर्स और लॉलेस लोगों के हवाले कर दिया, और उसको उन्होंने कहा कि ये समर लव है। वहां पे एक चाप सिटी क्रिएट किया गया। वो सिर्फ 7 दिन उसने निकाले। उन 7 दिनों में फ्लॉयड साहब के एहतजाज में वो सिटी क्रिएट किया गया, लेकिन 2 लोग और मार दिए गए, मल्टीपल रेप्स हुए, ओपन वहां पे बाग मारले के गाने लगा के मरवाना यूज किया गया। तो ये ब्लॉक पार्टीज और समर लव, इस तरह कंट्री नहीं चलते। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि बराक ओबामा पीरियड में शार्लेट जला, फर्गूसन जला और बाल्टीमोर जला। तो एक फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं करके गए? वो अपने लोगों के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बना के गए? आज उनके बारे में क्यों क्लेम किया जा रहा है? ये दरअसल ये सारा काम जो मैं जिस तरह आपको बताया कि डेमोक्रेट पार्टी के पास इस वक्त कोई मैंडेट मौजूद नहीं है। देखिए, दंगा मुश्ती, नूरा कुश्ती तब की जाती है जब इलेक्शन आप लूज कर रहे हो। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी इस तकरीबकारी और इस तरह के हथकंडों पे उतर आई है, वो कर रहे हैं, और पीपल आर वाचिंग इट। अब मुझे ये बताएं कि आप लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट वोट देंगे? आप डिफेंडिंग पुलिस के खिलाफ वोट देंगे? आप एंटी बिजनेसमैन के खिलाफ वोट देंगे? जो उनका अपोनेंट है वो प्रोफेशन के लिहाज से वकील है, उसने ना आज तक एक सिंगल जॉब नहीं क्रिएट की, उसने एक सिंगल बिजनेस प्रोड्यूस नहीं किया। कोरोना वायरस के बाद आपका नंबर 1 पूरी दुनिया का एजेंडा क्या होगा? इकोनॉमी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है इकोनॉमी वाला। अगर आपसे ये कहा जाए एक बिल्कुल क्लियर कट मैथमेटिकली कि अमेरिकन जब उन्होंने इख्तियार संभाला 4 साल पहले, और उसके बाद आज 4 साल गुजर चुके हैं, कितनी हज़ार, कितनी लाख, कितनी करोड़ जॉब क्रिएशन की ट्रंप साहब ने, और उनकी पॉलिसी के नतीजे में कितना साइकिल जो है इकोनॉमी का वो तेज़ी से चला पहले से ज़्यादा, चूँकि जाहिर है दुनिया में सबसे बड़ा इशू जो है वो रोज़गार है। जी देखिए, मैंने इसका सबसे पहले आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था बिफोर कोरोना, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफा हुआ। मेड इन अमेरिका का नारा उन्होंने लगाया, तेल निकाला यहां से। इस वक्त अमेरिका इज द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। उन्होंने टैरिफ वार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को रोका, और ये सारी चीजें इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। और दूसरा, मैंने अगले दिन डॉन जूनियर उनके लड़के के साथ बैठा था आज से 2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा हम पैसे बनाकर सियासत में आए थे, लोग सियासत में आके पैसे बनाते हैं। ये फर्क है डोनाल्ड ट्रंप में और जो बाइडेन में। उनका बच्चा करप्शन में इन्वॉल्व है, हंटर बाइडेन, उसने यूक्रेन से और चाइना से पैसे बनाए। अगर उनकी करप्शन की बात की जाए तो इम्पीचमेंट सामने ले आते हैं, रशियन क्रूजन ले आते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में करप्शन की बात करें तो जमहूरियत खतरे में हो जाती है। यही हालात यहाँ चल रहे हैं। साहब, ये भी कहा जाता है कि मिस्टर ट्रंप जो हैं वो शायद वाहिद प्रेसिडेंट हैं बहुत से डिकेड्स में
जिन्होंने टैक्स रिटर्न तक फाइल नहीं की है वो कोई टैक्स नहीं देते, हालांकि वो बड़े अमीर आदमी हैं। आपने खुद कहा कि वो एक बिजनेसमैन है और उन्होंने पैसा कमाया, बिजनेस किया, पैसा कमाया, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर वो कई दफ़ा दिवालिया भी डिक्लेयर किया और उसके बाद फिर एक मरतबा कारोबार की तरफ आए। तो ये फिनोमेना जो है ये एक दूसरे से मुतजाद है, कोई एक दूसरे को मैच नहीं करता है। ये नहीं, वो मैच किस तरह करता है, असल में लोगों को, ज्यादातर लोगों को और खासकर बिलखसूस यहाँ पे जो मीडिया 92% एंटी डोनाल्ड ट्रंप कवरेज देता है, वो इस चीज को मैनिपुलेट करता है। डोनाल्ड ट्रंप सब टैक्स देते हैं, क्यों नहीं देते? इतनी प्रॉपर्टी ओन करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, हर चीज देते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पे एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शन आप उनको यूज करें प्रॉपरली तो देन आप, एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चेक लिख दूं उनको मदद करने के लिए, तो मैं उसका टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ। इन्हीं तरीके के अगर लूप हो IRS के, हमारे जो इंटरनल रेवेन्यू है उनके लूप हुक्स हैं, अगर आप उनको यूज करते हैं तो इट्स नॉट अ क्राइम। अगर उन्होंने क्राइम किया होता तो जितने वकील या जितना इस सोसाइटी में लॉ और जिस तरीके से मीडिया है, अभी तक उन्होंने उनका जीना मुमकिन नहीं है अमेरिकन सिस्टम में कि किस तरह से एविजन कर सके, ये टैक्स छुपा सके। एक और बड़ा अहम सवाल ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके बारे में आपने खुद कहा शुरू में कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो रवायती सियासतदान नहीं है। कहा यह जाता है कि वो बहुत बड़े बड़े जो इंटरनेशनल इशूज़ होते हैं, लोकल इशूज़ हैं, मुल्की इशूज़ हैं, उनको ट्विटर के ज़रिए और एक आम जो टेक्स्ट के जरिए हल करने की कोशिश करते हैं। जब वो हेड ऑफ स्टेट से बात करते हैं तो उनका जो प्रोटोकॉल है उसको वो मद्देनज़र नहीं रखते और उनके बाज़ का जो बात करने का अंदाज़ होता है वो उस बैनुल-अक़वामी सफारती तकाज़ों के मुताबिक नहीं होता। क्या अमेरिकन अवाम इस बात से एग्री करते हैं? अमेरिकन मीडिया इसको एग्री करता है कि वाकई ऐसा है? देखिए, अमेरिकन मीडिया तो 92% एंटी ट्रंप है। CNN ने दुनिया के सारे सैलाब, जितने फ्लड, जितने आफते थी, उनको कवरेज करना छोड़ के सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पीछे है। अब असल एक और रियलिटी मैं बताना चाहता हूं आपको, दरअसल आपके देखने वालों को, कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपने न्यूज चैनल बना लिए हैं। वो उनके जरिए अपने कारोबार चलाते हैं। मैं अमेरिका की सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूंगा, वॉशिंगटन पोस्ट ओन्ड बाय जेफ बेजो, अमेज़न। तो ये उनके एस्टेब्लिशमेंट, उनके आगे कारोबार के विंग्स हैं आगे। तो ये एक मीडिया जो है CNN व्हाइट हाउस को चलाना चाहता है, तो वो नहीं चल रहा। तो आपका ये कहना है कि जो अमेरिकन मीडिया है वो किसी हद तक उसका रवैया जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मानदाना है और उनको वो एक बैड गाय के तौर पर पेश करता है। यहाँ पर हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो हमारे आखिरी पोर्शन होगा उसमें हम कुछ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में बात करेंगे, और एक सवाल मैं आपसे ये भी करूँगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका आने वाले दिनों में पाकिस्तान इंडिया की जो रिलेशन है उसके बारे में क्या रवैया होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा अपने मेहमान से बातचीत करते हैं। वेलकम बैक। साजिद साहब, ये बताइएगा कि एक पाकिस्तानी के तौर पर हमारा जो सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी इशू होता है वो पाक इंडिया रिलेशनशिप्स हैं। यहाँ पर एक बड़ा तबका है, उसका ये ख्याल है कि चूँकि ट्रंप साहब की बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, तो लिहाजा उनका झुकाव जो है जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, तो उनका झुकाव इंडिया की तरफ जाता है। आपने क्या कभी ऐसा महसूस किया है, और उनके एक करीबी शख्स के तौर पर क्या आपने ये कोशिश की है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको इस बात पर कन्विंस किया जाए कि उनको पाकिस्तान और इंडिया को एक नज़र से देखना चाहिए? यस जो सब ये पॉसिबल नहीं है। अमेरिकन सियासत में या वेस्टर्न सिविलाइजेशन में सियासत में दो तरीके से इन्फ्लुएंस लिया जाता है, या वोट के जरिए या पैसे के जरिए। अब हमारे हालात ये हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा के हालात ये हैं कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे एक सिंगल काउंसिलमैन भी नहीं है पाकिस्तानी। आपको यहाँ पे सोमालियन काउंसिलमैन कांग्रेसमैन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इथियोपियन कांग्रेसमैन मिल जाएगा, आपको पाकिस्तानी कांग्रेसमैन नहीं मिलेगा। इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन है। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो इंडियन डिसेंट के हैं। यहाँ पे 10 बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है, जिसमें इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी और दूसरी वीजा, मास्टरकार्ड, उनके सीईओ जो है वो इंडियन है। वर्सेस हमारे हालात ये हैं कि हम एक बड़ा गलत और क्विक डिसीजन ले जाते हैं। एक तो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस यहाँ पे ना होने के बराबर है। अगर मैं नाम लूं, जिक्र करूं तो मेरे पाकिस्तानी दोस्त माइंड कर जाते हैं, लेकिन हकीकत पाकिस्तानी अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में इंडिया से 50 साल पीछे है। कोई इंडिया नहीं है, क्योंकि आपने यकलो यूटर्न मार के चाइना के पास चले गए,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने आगे बढ़ना है। ये बताइएगा कि इस वक्त जो है सबसे बड़ा एक जो मौजू है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, दैट इज़ द विड्रॉल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन से कुछ बाद ये जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा? बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन इसके बारे में कहा है कि क्रिसमस से पहले अफगानिस्तान से ट्रूप्स जो है वो वापस आ जाएंगे। 12 अक्टूबर से उनकी नेगोशिएशन दोबारा जारी शुरू हो चुकी है और वो मैंडेट अपना डिलीवर कर रहे हैं। मैं यार ये भी बताना चाहूंगा, अमेरिकन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में होता ये था कि जब प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में जाता है वो ये कहता है कि नाउ आई एम प्रेसिडेंट ऑफ एवरीबॉडी, तो वो मैंडेट डिलीवर नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप इज रिफॉर्मिंग दैट। डोनाल्ड ट्रंप इज डिलीवरिंग हिज मैंडेट व्हाटएवर ही प्रॉमिस्ड टू द पीपल, टू अमेरिकन पीपल। तो वो ट्रूप्स लाना उनका हिस्सा था और अमेरिकन ट्रूप्स वापस आएंगे अफगानिस्तान से। एक बड़ा अहम सवाल जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है, जो दुनिया की हर कम्युनिटी, हर मुल्क पूछ रहा है, दैट इज़ कोरोना वैक्सीन। अमेरिका भी ज़ाहिर है कोशिश कर रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कल जो मैसेज था उनका उसमें भी उन्होंने जिक्र किया। आप क्या समझते हैं कि ये जो द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड जो आने वाली है, क्या अमेरिका पहल करेगा और ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है आने वाले दिनों में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले आ जाएगी या उसके बाद आएगी? देखिए, इसके बारे में मेरी राय ये थी कि अक्टूबर के एंड तक आने वाली है। फाइजर कंपनी इसको बड़ा स्टडी कर रही है। यहाँ पे देखिए कुछ डिले हो सकती है, लेकिन अमेरिकन वैक्सीनेशन विल बी द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीनेशन इन द वर्ल्ड। चाइना ने भी क्लेम किया कि हमने वैक्सीनेशन निकाली है, रशिया ने भी क्लेम किया, लेकिन ये क्लेम करने से आगे जाना होगा। आपको पता है कि जब भी चीजें माजी में भी चीजें लिपिटोर बनी तो यहाँ बनी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुई तो यहाँ से शुरू हुई, और जो चीजें होती हैं वो अमेरिकन रिसर्च पे बहुत पैसा लगाया जाता है, और जो अमेरिकन वैक्सीनेशन आएगी वो इफेक्टिव जरूर होगी। और दूसरा ये कि प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि उन्होंने कई दफा कहा है कि हम वैक्सीन बना के पूरी दुनिया को फ्री देंगे और अमेरिका विल टेक द लीड ऑन। जबरदस्त अमेरिका जो है वो लीड करेगा, और जो वैक्सीन है वो अब हफ्तों के नहीं दिनों की बात है। करें साजिद साहब, आखिरी सवाल आपसे। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है बहुत बड़ी तादाद में रहती है और बड़ी एक्टिव भी है एज़ फार एज़ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का जो जहाँ तक कंसर्न है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है अमेरिका में ख़ास तौर पर, दीगर मुल्कों में, उनके बारे में जो आपने रिसेंटली विजिट भी किया, ज़ाहिर है उस पर बातचीत भी हुई होगी और हमेशा होती रहती है। पाकिस्तान में कितना ख्याल रखा जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मफादात का, ख़ास तौर पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की? जीरो, कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। सबसे बड़ी बात है, खान साहब से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। उसकी वजह ये कि खान साहब अमेरिका और दूसरे ममालिक में जाके शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए उन्होंने चंदे इकट्ठे करते रहे, यहाँ उनका बड़ा जाना आना था। लेकिन अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान की इकानमी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, लेकिन उनके जो इमलाक और उनकी जो पीछे फैमिली है वो सेफ नहीं है, उन पे कब्जे हो रहे हैं, उनको रिलीफ कोई नहीं है, बल्कि उल्टा उनके साथ जो कोई मसाइल अगर दरपेश आते हैं तो पाकिस्तान में करप्शन के रेट डबल हो जाते हैं। तो ये चाहिए पाकिस्तान को कि एक तो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें और ओवरसीज पाकिस्तानी को अप्रिशिएट करें। जो मिडल ईस्ट से वापस आ रहे हैं उन्होंने वापस किस तरह जाना है, क्योंकि मिडल ईस्ट के हालात खराब हैं और पाकिस्तान $26 बिलियन साल के किस तरह अफोर्ड कर पाएगा जो ओवरसीज पाकिस्तानी ना दे सके। ये बहुत बड़ा एक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को एक ऐसे फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जाके एडवोकेसी करे, और दूसरा ऐसे लेबर मिनिस्टर की जरूरत है जो मिडिल ईस्ट जो सलाहियत रखता हो कि मिडिल ईस्ट से जो लेबर वापस आएगी उनको वापस किस तरह भेजना है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया मान है। आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको अपने इस मुल्क में, जहाँ उनके अज़ीज़ कारब हैं, जहाँ उनकी शनाख्त भी है, जहाँ उनके जो है आबाद भी हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? और अगर आप एग्री करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को, जो भी हुकूमत हो, उसको क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, हर गवर्नमेंट जो खासकर अभी भी खान साहब हमें कहते हैं वापस आके कारोबार करें, अगर हमारी रिहायश, हमारे मकानों की हिफाजत नहीं है, अगर हमारे प्लाटों पे कब्जे हो रहे हैं तो हमारी फैक्ट्रियां कौन बचाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हम वहां जाते हैं और हमें झूठे केसों में फंसा लिया जाता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, आप हमारे ऊपर जो ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर है वो भी आप सियासी एक ऐसा बंदा लगा देते हैं जो आज तक ओवरसीज गए ही नहीं, जो आज तक खुद ओवरसीज एम्प्लॉय नहीं रहा।
आप या ऐसा बंदा ले आते हैं जो सोना का चमचा लेके पैदा होता है, हमारे मसाइल को समझ ही नहीं पाता। हमारे मसाइल एयरपोर्ट से शुरू होते हैं और फिर जितना अरसा हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम तो अपॉर्चुनिटी, हमें तो वहां पे लोग इस तरह देखते हैं जिस तरह शिकारी को देखता है, वो मेरे शिकारी शिकार को देखता है। हम जिस फील्ड में जाते हैं वहां पे हर चीज के रेट डबल हो जाते हैं, हमें देखते सारी। तो इन चीजों पे तवज्जो की जरूरत है, खास अब बिलखसूस बाहर सारी जिंदगी रहे, क्रिकेट खेलते रहे, इनको ओवरसीज पाकिस्तानी के मिसाइल का पता है, इनको चाहिए इन पर तवज्जो दें। जब तक हमारा इतमाद नहीं बहाल होगा, हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें? सर आखिरी वन लाइनर आप ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान फैसला कर रही है, करने के प्रोसेस में है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये डुअल नेशनल हैं, उनको पाकिस्तान में वोटिंग के राइट्स होंगे। आप समझते हैं कि ये फैसला जो है पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सूदमंद फैसला होगा, इसका उनको कोई फायदा होगा? मेरे ख्याल में फायदा तो होना चाहिए अगर मेरिट पे चीजें हो। अभी भी आपकी आधी जो कैबिनेट है वो तो ओवरसीज पाकिस्तानी है, सिर्फ वही लोग हैं जो, मेरा मकसद है, सियासतदानों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको यहाँ से ले जाके एडवाइजर बना दिया जाता है। लेकिन देखिए मेरिट पे अगर लोगों को लेकर आए तो ये ऑफ कोर्स वी विल ओवरसीज पाकिस्तानीज कैन ब्रिंग। जी बहुत शुक्रिया साजिद तारिक साहब ने नाज़रीन बहुत खुले अंदाज में, बहुत खुले डोले अंदाज में, बहुत ब्लंट अंदाज में अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से, सदारती इंतखाबात के हवाले से और अमेरिका की जो पॉलिसी है विज़ पाकिस्तान, उस पस मंज़र में, और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनकी फीलिंग है पाकिस्तान के बारे में और जो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो तवक्कुआत हैं, उसके बारे में बड़ी खुलकर, बड़ी तफसील से बात की। साजिद तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने हमारे मेहमान की गुफ्तगू सुनी। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।